बच्चों, आज ये सभी बच्चे जुड़ जाएंगे मेरे साथ। मैं अमी फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फिर से आपके सामने हूं एक और बेहतरीन क्लास लेने के लिए। फटाफट सभी बच्चे मुझे लास्ट इडियम बता दीजिए, स्पीडी। फटाफट मुझे लास्ट इडियम बता दीजिए। जय हिंद, जय हिंद सभी को ढेर सारा प्यार। मेरी तबीयत अभी काफी ठीक है, धीरे धीरे और ठीक होती जा रही है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। चलिए, तो लास्ट इडियम था बस्ट इनटू टीयर्स। ठीक है, बस्ट इनटू टीयर्स के आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। अगला इडियम है बच्चे, लिखेंगे अ ब्यूटी स्लीप। अ ब्यूटी स्लीप, सुंदर सी नींद क्या होती है? क्या मेकअप करके सोना? नहीं, ब्यूटी स्लीप का मतलब होता है मिडनाइट के पहले सो जाना। तो मिडनाइट के पहले की जो नींद है वही क्या कहलाएगी? ब्यूटी स्लीप कहलाएगी। स्लीप बिफोर मिडनाइट। अगला इडियम बच्चे, ब्यूटी स्लीप के बाद ये रहा स्क्रीन पर, और वो है अवेल ऑफ। अवेल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का यूज करना, किसी चीज को जो आपके काम आ सकती है उसकी उपलब्धता देखकर उसका यूज कर लेना। टू मेक यूज ऑफ। अगला इडियम अवेल ऑफ के बाद बच्चे ये रहा स्क्रीन पर, और वो है एट सेक। एट सेक का मतलब होता है बच्चे मुश्किल में होना, परेशानियों में होना, इन डेंजर। एट सेक के बाद अगला इडियम है एक्वाइंटेड विद। एक्वाइंटेड विद, एक्वाइंटेड विद का मतलब होता है किसी व्यक्ति से मिलना, टू मीट समवन। Next, after acquainted with, we have अगला इडियम है गो ऑफ एट अ टेंजेंट। गो ऑफ एट अ
टेंजेंट, गो ऑफ एट अ टेंजेंट। गो ऑफ एट अ टेंजेंट का मतलब होता है एकदम से टॉपिक को बदल लेना, चेंज कर देना। टू चेंज द टॉपिक इमीडिएटली। और लास्ट इडियम बच्चे, टू गो ऑफ अ टेंजेंट के बाद ये रहा स्क्रीन पर, वो है बाय ऑल अकाउंट्स। बाय ऑल अकाउंट्स, बाय ऑल अकाउंट्स का मतलब होता है सब लोगों के ओपिनियन के साथ, यानी सब ने बोल दिया भैया ऐसा होगा, यानी बाय ऑल अकाउंट्स ये बात कही गई है। इन द ओपिनियन ऑफ मोस्ट पीपल। नोट करिए बच्चे, नोट कर लेंगे सारे बच्चे फटाफट स्पीडी। चलिए भाई, चलिए नोटेड के मैसेज आ गए हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो कल हमने क्या किया था, मैं एक नजर डाल देता हूं पीडीएफ में। और प्रेपोजिशन में कल हमने प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या डेस्टिनेशन स्टार्ट कर दिया था। और प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या डेस्टिनेशन में कल हमने पढ़ लिया था टू, और कल हमने पढ़ा टूवर्ड्स। अब टू और टूवर्ड्स से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में सेट हो चुका है, वो अब चूक नहीं सकता। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे बच्चे। अगला प्रेपोजिशन जो होगा वो है फॉर। फॉर हमारे यहां ज्यादा काम का नहीं है। जब हम टाइम पढ़ेंगे ना, टाइम, तो ये फॉर बेशकीमती हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन डेस्टिनेशन में तो बस एक छोटा सा पॉइंट लिखकर देना है। इसका यूज टू शो डेस्टिनेशन, टू शो डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन बताने के लिए। एग्जाम्पल, ही इज लिविंग, ओहो, लीविंग फॉर Delhi tonight. He is leaving for Delhi tonight. है ना? He is leaving for Delhi tonight. वो दिल्ली के लिए निकल रहा है। उसके लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है दिल्ली जाना, इसलिए मैंने बोल दिया ही इज लीविंग फॉर दिल्ली टुनाइट। अब बच्चे, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई डेस्टिनेशन के लिए टू भी है और डेस्टिनेशन के लिए फॉर भी है, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि कब हम वर्ब के साथ टू लगाएं और कब हम वर्ब के साथ फॉर लगाएं? तो बच्चों उसकी टेंशन आपको नहीं करनी है। मैं आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन की एक पीडीएफ दूंगा। जैसी चैप्टर खत्म होगा
तो पीडीएफ आएगी आपके पास फिक्स्ड प्रेपोजिशन की। वो जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन की पीडीएफ होगी वो आपको ये बता देगी कि असल में आपको किस वर्ब के साथ क्या प्रेपोजिशन याद करनी है। इसकी बहुत चल रही है, एक मिनट रुकना। क्लियर है? तो उस प्रेपोजिशन से आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि कौन सा वर्ब अपने साथ कौन सी प्रेपोजिशन लेता है, और जब लेता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो भी प्लस एग्जांपल्स के साथ। एक लंबी सी प्रेपोजिशनल यानी फिक्स्ड प्रेपोजिशन की मैं लिस्ट आपको दूंगा पीडीएफ में, चैप्टर फिनिश होने के बाद। चलिए, फॉर के बाद अगला जो प्रेपोजिशन है वो है बच्चे अलोंग। अलोंग का मतलब क्या होता है? अलोंग का मतलब होता है के साथ। अलोंग का मतलब होता है के साथ। जब भी कोई चीज, जब भी कोई चीज किसी चीज के साथ चलती है तब तब हमारे पास क्या होता है बच्चे? तब तब हमारे पास अलोंग होता है। ठीक है, तब तब हमारे पास क्या होता है? तब तब हमारे पास अलोंग होता है। कैसे? बोर्ड पर देखो, क्योंकि बोर्ड पर अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा। आपको सोच समझ के उसमें सबसे सटीक ऑप्शन भरना है और फिर मैं बताऊंगा एक्सप्लेनेशन। ये एक रोड है, इस रोड पर ये एक बस चल रही है। ठीक है, ये एक रोड है और इस रोड पर बस चल रही है। तो मुझे बताइए यहां पर क्या आएगा? द बस इज मूविंग डैश द रोड। दो ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन है अलोंग और एक है ऑन। आराम से सोचो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आराम से सोचना, सिचुएशन को समझना, उसके बाद मुझे आंसर देना कि वहां पर उस सेंटेंस में ऑन आना चाहिए कि अलोंग आना चाहिए। मिक्सअप आंसर्स आ रहे हैं मुझे और सबसे ज्यादा आंसर आ रहे हैं ऑन के। मिक्सअप आंसर्स आ रहे हैं और सबसे ज्यादा आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास ऑन के। चलिए आइए अब बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ है द बस इज मूविंग डैश द रोड। बच्चे यहां पर आएगा अलोंग द रोड। क्या आएगा? अलोंग द रोड, ऑन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बच्चे? क्योंकि ये जो रोड है ना, जब ये बस इस रोड पे चल रही थी तो ये रोड भी अल्टीमेटली इस बस के साथ चल रही थी। कैसे? आओ मैं बताता हूं। ये एक रोड है 5 किलोमीटर की, ये मेरी बस है, ये मेरी बस ने चलना शुरू किया। 4, 3, 2, 1, 0। मेरी बस आगे बढ़ी तो मेरी रोड पीछे बढ़ी। फ्रिक्शन फोर्स एक तरफ से नहीं लगता, दोनों तरफ से लगता है, बराबर लगता है। एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। इसका मतलब अल्टीमेटली ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ चल रही थी, बस डायरेक्शन अपोजिट था। और जब भी दो चीजें एक दूसरे के साथ चलती हैं तब तब हमारे पास अलोंग आता है। अब आप बोलोगे गुरुजी कि ये क्वेश्चन आता कहां पर है?
अब याद है आपके पेपर में एक क्लोज टेस्ट आता है। धीरे धीरे जब हम पूरी ग्रामर पढ़ते हैं ना, तो उस ग्रामर के साथ साथ हमारा क्लोज टेस्ट भी कवर होता है। प्रैक्टिस तो हम प्रीवियस पेपर में करेंगे जब हम प्रैक्टिस चालू करेंगे, लेकिन समझ तो लो होती चीजें कैसे सॉल्व हैं। तो जिसमें 4 फिलअप भरने को आते हैं, उन चारों में से मोस्टली हमें ऐसा लगता है कि चारों सेम है, लेकिन चारों सेम होते नहीं है। उनमें इतनी छोटी सी डिफरेंस होती है, और वहां आपको अपना दिमाग लगाना होता है। क्लियर है? तो बस यही छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वही तो इकट्ठी होके आपका क्लोज टेस्ट बनाती हैं। इसलिए जब हम ग्रामर कवर करते हैं, तो ग्रामर के साथ साथ हमारा वो क्लोज टेस्ट भी कवर होता है, क्योंकि असल में उसमें वर्ड फिल करने ही तो आएंगे। असल में वो फिलिंदा ब्लैंक्स का ही तो एक पार्ट है। और फिलिंदा ब्लैंक्स कैसे कवर होते हैं? ग्रामर से कवर होते हैं। क्लियर है? चलिए, नोट कर लीजिए उसको। चलिए आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट, अगली प्रीपोजिशन, अगेंस्ट। अगली प्रीपोजिशन है बच्चे हमारे पास अगेंस्ट। AGAINST, अगेंस्ट। अगेंस्ट भी एक प्रीपोजिशन है बच्चे। ज्यादातर लोग क्या, ज्यादातर टीचर्स ये जानते ही नहीं कि अगेंस्ट एक प्रीपोजिशन है। क्लियर है? चलिए, अगेंस्ट के हमें 2 मीनिंग्स पढ़ने हैं बच्चे। पहला मीनिंग है ओपोजिट। हिंदी में बोले तो हिंदी में से बोलते हैं प्रतिकूल। प्रतिकूल यानी जब भी मुझे किसी वर्ब को, प्रेपोजिशन का काम क्या है? प्रेपोजिशन का काम है वर्ब को लोकेट करना। कल मैंने आपको बताया था। तो जब भी मुझे किसी वर्ब को ऑपोजिट डायरेक्शन में लोकेट करने की जरूरत पड़ेगी, तब तब मेरे पास अगेंस्ट होगा। मैं इसे हाथ नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं अगेंस्ट नाम की प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करूंगा, और सुनने वाला समझ जाएगा कि वर्ब को ऑपोजिट डायरेक्शन में लोकेट कर दिया गया है। सुनने वाला समझ जाएगा। आओ देखते हैं कैसे। अभी एग्जाम्पल लिखूंगा, आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट। इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट। सेल का मतलब होता है तैरना, करंट का मतलब होता है धारा या प्रवाह। इसका मतलब यह है कि पर्सन ऐसे है और धाराएं ऐसी हैं। मुझे हाथ से बताने की जरूरत नहीं पड़ी, लिखने वाला समझ गया है कि सेल नाम के वर्ब को ऑपोजिट डायरेक्शन में लोकेट कर दिया गया है ना? सब समझ जाएंगे। मतलब अगेंस्ट बोला है, मतलब दोनों चीजें एक दूसरे के प्रतिकूल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया? दूसरा मीनिंग, ये हमारे हमारे एग्जाम में इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन आते तो अभी तक स्टार लगा होता है इस पे, लेकिन हमें पता होना चाहिए। दूसरा है प्रेसिंग ऑन। इंग्लिश में प्रेसिंग ऑन, हिंदी में टिक कर या सट कर, है ना? टिक कर या सट कर। देखो मैं ऐसे सपोज बोर्ड से कैसे खड़ा हूं, मैं टिक कर खड़ा हूं या सट कर खड़ा हूं, इस चीज के लिए भी हमारे पास अगेंस्ट होता है। बस एग्जाम्पल लिखूंगा और आपके दिमाग में सेट हो जाएगी चीज। द मैन इज स्टैंडिंग
अगेंस्ट द वॉल। अब जरा मुझे बताओ, आदमी कैसे खड़ा है? दीवार से टिक कर या दीवार से सट कर? क्लियर है? नोट करिए। नोट कर लीजिए सारे बच्चे। अलोंग वाला कुछ नहीं, सिंपल है, सिर्फ इतना याद रखो के साथ जब भी कोई चीज किसी चीज के साथ चलेगी तो अलोंग होगा। एक बार वापस वीडियो को रिवाइंड करके देखना, क्लास के बाद पूरी तरह से दोबारा सुनोगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, नोटेड के मैसेज आ गए हैं मेरे पास, इसका मतलब मुझे आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट, आफ्टर अगेंस्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट अक्रॉस। तो अक्रॉस पे स्टार लगा हुआ है, अक्रॉस पर स्टार लगा हुआ है, पहले ही शुरुआत में ही मैंने स्टार लगा दिया था। अक्रॉस से एक क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट नहीं, घूम फिर के आता है, देखेंगे कैसा। पहले हमें अगेंस्ट की तरह अक्रॉस के भी दो मीनिंग्स पढ़ने हैं। पहला मीनिंग, उस पार, इंग्लिश में ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ। और दूसरा, अच्छा दूसरा थोड़ी देर से पढ़ेंगे, पहले एक पढ़ ले, उस पार, है ना। यानी जब भी हमें किसी वर्ब को उस पार लोकेट करने की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास अक्रॉस होता है। जब भी कोई वर्ब उस पार लोकेट होगा तो हमारे पास अक्रॉस होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। मतलब मुझे ऐसे हाथ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस पार बताने के लिए मुझे हाथ ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ प्रेपोजिशन लगाऊंगा अक्रॉस और सुनने वाला समझ जाएगा कि पर्सन को या थिंग को कहां लोकेट कर दिया गया है, उस पार लोकेट कर दिया गया है। आइए एग्जांपल से देख लेते हैं। माय बेस्ट फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर। अरे जरा बताओ तो, मेरा बेस्ट फ्रेंड कहाँ रहता है? नदी के उस पार रहता है। मुझे ऐसे हाथ बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे पीछे हाथ बाइंड करके भी बोल दूंगा ना, माय बेस्ट फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर, तो सुनने वाला सीधे अपनी नजरें नदी के उस पार लेकर जाएगा। तो उस अक्रॉस नाम के प्रेपोजिशन ने लिव्स नाम की वर्ब को उस पार लोकेट कर दिया। दूसरा मीनिंग, ये पहला मीनिंग था, अब दूसरा मीनिंग, दूसरा मीनिंग है इस पार से उस पार, है ना। तो उस पार के लिए तो हमारे पास एक्रोस है ही, इस पार से उस पार के लिए भी हमारे पास एक्रोस ही है। क्लियर है? इंग्लिश में लिख देता हूं, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ठीक है, तो उस पार के लिए तो हमारे पास एक्रोस है ही, इस पार से उस पार के लिए भी हमारे पास एक्रोस ही है। चलिए देखता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं, फटाक से आपके दिमाग में जाएगा। A bridge is laid across the
रिवर। अ ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर। जरा मुझे बताओ तो ब्रिज कैसे बिछा है इस पार से उस पार तक। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अच्छा, अभी नोट मत करिए, अच्छा पहले नोट कर लीजिए। नोट इसके बाद जो है नोट डालेंगे, पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब एक नोट डालिए मेरे साथ। नोट, नोट में एक सेंटेंस है, वो है आई सडनली केम अक्रॉस विद हिम। सारे बच्चे अब जरा दिमाग। ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर। अ ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर। जरा मुझे बताओ तो ब्रिज कैसे बिछा है इस पार से उस पार तक। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अच्छा, अभी नोट मत करिए, अच्छा पहले नोट कर लीजिए। नोट इसके बाद जो है नोट डालेंगे, पहले आप नोट कर लीजिए। नोट, नोट में एक सेंटेंस है, वो है आई सडनली केम अक्रॉस विद हिम। सारे बच्चे अब जरा दिमाग लगाओ और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सेंटेंस में क्या गड़बड़ हो सकती है। सोच के बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी कि इस सेंटेंस में असल में क्या गड़बड़ हो सकती है। जल्दी।
बहुत बढ़िया, बढ़िया कोशिश। लेकिन काफी कम बच्चों के आंसर। चलिए यहां देखिए, अब सारे बच्चे, अब सब यहां देखिए। बच्चे, जैसा कि मैंने कहा था कि अक्रॉस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बल्कि घूम फिर के क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन ये कि आज के बाद अगर आपने कम एक्रोस देखा, केम एक्रोस देखा या कमिंग एक्रोस देखा, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अक्रॉस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, घूम फिर के क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने आज के बाद एक्रोस के साथ, या आपने कम एक्रोस देखा, केम एक्रोस देखा, या आपने कमिंग एक्रोस देखा, तो पहला क्वेश्चन कि कैम एक्रोस, कम एक्रोस, कमिंग एक्रोस के पहले सडनली नहीं आता, है ना। कम एक्रोस, केम एक्रोस, कमिंग एक्रोस के पहले सडनली नहीं आता। और दूसरा पॉइंट, कम एक्रोस, केम एक्रोस, कमिंग एक्रोस के बाद विद भी नहीं आता। क्यों नहीं आता यह भी तो पता होना चाहिए। वो इसलिए नहीं आता बच्चे क्योंकि कम एक्रोस, केम एक्रोस, कमिंग एक्रोस का मतलब होता है टू मीट सडनली विद समवन, टू मीट सडनली विद समवन। नोट कर लीजिए भाई, समझ में आ गया। इसलिए सेंटेंस कैसे सुधरेगा, आई केम अक्रॉस हिम। बस आपको जो याद रखना है वो ये कि केम अक्रॉस, कम अक्रॉस, कमिंग अक्रॉस के साथ ना तो कभी आप सडनली देखें, ना ही कभी आप विथ देखें। इसे अपनी लैंग्वेज में आराम से नोट कर लीजिए, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं। बहुत बढ़िया, नोटिफिकेशन मैसेज आ गए हैं मेरे पास। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। अगला प्रीपोजिशन जो है बच्चे इनटू के बाद, ओ सॉरी अक्रॉस के बाद, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा इनटू। चिंटू का भाई इनटू, क्लियर है। और बहुत इजी है, बस 2-3 तरह के कुछ नए क्वेश्चंस आजकल इससे पूछे जा रहे हैं, वो हमें समझना है वक्त रहते। अब बोर्ड पर देखेंगे बच्चे, इनटू का मतलब क्या होता है बच्चे। इसका यूज है टू शो इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की ओर, है ना। तो जब भी बच्चे हमें किसी वर्ब को
अंदर की ओर लोकेट करने की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इनटू होगा। क्लियर है? कैसे? ये देखो कैसे। ये एक कुआं है, चाय का प्याला लग रहा है, लेकिन ये एक कुआं है। तुम सबको मां कसम है, सबके सब यही सोचेंगे कि ये कुआं है। ये पुली है, ये बाल्टी है, ये चिंटू की मम्मी है। ये कुआं है, इसको असली बनाने के लिए थोड़ी सी गंदगी डाल देते हैं, पन्नी वगैरह डाल देते हैं, चप्पल डाल देते हैं। ठीक है? तो भैया क्या हुआ कि चिंटू की मम्मी रोज सुबह इस कुएं से पानी भरने आती थी। एक दिन चिंटू की मम्मी इस कुएं से पानी भर रही थी, तो भैया एक कुत्ता, ठीक है, ये तो चूहे जैसा बन गया है। रुक जाओ, कुत्ता बनाता हूं मैं। अब लग रहा है कुत्ते जैसा, गले में पट्टा, टेढ़ी पूंछ, ये चीजें ये बताती हैं कि ये कुत्ता है। ठीक है? तो भैया एक कुत्ता, ठीक है, इसका शायद इसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ होगा। ये आया और दौड़कर सीधे कुएं में छलांग, सुसाइड। जैसे ऐसा हुआ तो आंटी ने चिल्लाकर एक सेंटेंस बोला। उनका सेंटेंस था, द डॉग फेल इनटू द वेल। आंटी ने ऐसा क्यों बोला? आंटी ने ऐसा क्यों बोला? द डॉग फेल इनटू द वेल, क्योंकि जो कुत्ते का मूवमेंट है वो कैसा हुआ, वो बाहर से अंदर की ओर हुआ। तो जब भी इस किसी वर्ब को, जैसे कि मुझे इस बार आंटी को इस बार इस फेल नाम के वर्ब को बाहर से अंदर की ओर लोकेट करना था, तो आंटी ने इनटू का सहारा लिया और आंटी ने बोला द डॉग फेल इनटू द वेल। क्लियर है? समझ में आया? तो ऐसे होता है मूवमेंट। चलिए, अब बच्चे ये तो हो गई किताबी बातें। अब आजकल इनटू से कुछ नए टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बताना यहां पर क्या आएगा। शी एंटर्ड डैश द रूम। तीन ऑप्शन दे रहा हूं, इन, इनटू या नो वर्ड रिक्वायर्ड। बताइए, आराम से सोचिए, बताइए भाई मुझे। आराम से सोच के जवाब देना। देख रहा हूं मैं, उन लड़के लड़कियों को देख रहा हूं जिनका दिमाग बहुत बढ़िया चलता है, और उनको भी देख रहा हूं बिल्कुल एकदम गधों की तरह सोच रहे हैं जो। सबकी कमेंट्स पर नजर है मेरी। बहुत बढ़िया। चलो, अब सारे बच्चे यहां देखेंगे। बच्चे, यहां आंसर होगा नो वर्ड रिक्वायर्ड। यहां कोई भी वर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? प्रेपोजिशन की डेफिनेशन पे जाओ। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन थी कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू लोकेट अ वर्ब। प्रेपोजिशन वो वर्ड है जो वर्ब को लोकेट करती है। अब गौर से बच्चे एंटर्ड पे जाओ। एंटर्ड नाम का वर्ब पहले ही खुद को अंदर की ओर लोकेट किए हुए बैठा है। अगर मैंने बोला शी एंटर्ड द रूम,
तो क्या कोई उसे छत पे ढूंढने जाएगा? सब समझ जाएंगे वो कहाँ गई, अंदर गई। इस फेल नाम के वर्ब को इनटू की जरूरत थी, वो गिरा। अरे कहाँ गिरा, बताना है ना कहाँ गिरा। लेकिन एंटर्ड तो खुद ही बोल रहा है वो अंदर गई, तो कभी भी एंटर्ड के साथ इनटू नहीं आता, हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर है? ये बहुत बहुत ज्यादा ट्रेंडी क्वेश्चन है जो आजकल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा, काफी सारे पेपर में आप इसे देखोगे। नोट कर लीजिए बच्चे। सारे बच्चे नोट कर लेंगे और फटाफट मुझे लास्ट सिनोनिम एंटोनिम वाला वर्ड बता देंगे। हाँ बिल्कुल, सौरभ बोल सकते हैं ऐसा।